Now the shape of cell, shape and size also. Shapes and size of cells. Okay. Cells of different size and shape present in different organisms. Okay, so their shape or size is basically depends on the function which the cell will going to be perform. वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करने जा रही है, या उस सेल में कौन सा फंक्शन होता है, कौन सी प्रोसेस होती है, वो क्या काम करती है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका शेप या साइज क्या होगा. तो बहुत सारे शेप मिलते हैं, जैसे क्यूबॉइडल शेप होता है, फ्लैट होती है, डिस्क लाइक होता है उनका शेप, कुछ एलोंगेटेड होती है, कुछ स्पिंडल शेप की होती हैं, और कुछ इरेगुलर होती हैं, कुछ सेल इरेगुलर होती है. फॉर एग्जांपल जैसे इरेगुलर शेप में आप देखेंगे अमीबा का उसका इरेगुलर शेप है. इरेगुलर शेप मतलब उसका कुछ भी आप सोचिए कि आप इसी टाइप का हमेशा अमीबा आपको मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है. उसका शेप भी अलग अलग हो सकता है, मतलब ये चेंजेबल है, वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि वो क्या आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा हुआ है, अमीबा जो है वो मूवमेंट कैसे करता है, सूडोपोडिया के थ्रू. मतलब उसके बॉडी का कोई एक पार्ट एलोंगेटेड हो जाता है, या वो फूड कैप्चर कैसे करेगा, वो ये वाला पार्ट वो और आगे मूव करेगा. मान लीजिए आप फूड आइटम रखा हुआ है, तो क्या करेगा, इस तरह से उसे कैप्चर करने की कोशिश करेगा, उसे अंदर लेके आएगा, और यहां से ये भी एलोंगेटेड होगा और उसे अंदर कर लेगा वो. तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये जो अमीबा है वो इरेगुलर शेप का है, यूनिसेलुलर है, तो सेल ही तो है, सेल का शेप इरेगुलर. हमारी जो मसल्स होती हैं, मसल्स जो होती है उनके जो सेल होती हैं वो स्प्लिंडर होती है, स्प्लिंडर शेप की होती है. स्प्लिंडर शेप मतलब इस तरह से टर्मिनल पोजीशन पे नैरो और बीच में थोड़ा ब्रॉड. ओके, सो ये जो मसल सेल हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती हैं और एक टिश्यू बनाती हैं. तो हमारे जो मूवमेंट वगैरह होते हैं, तो मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रेक्शन से बेंडिंग हो रही है, रिलैक्स करने से ये सीधा हो रहा है. तो हम चलते कैसे हैं, हमारा पैर एक बार उठ के ऐसे हम जब मूव करते हैं तो हमारे पैर में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है. हम कुछ भी चीज को ऐसा उठा रहे हैं, ये कर रहे थे, मसल्स हैं, क्या कर रही है, ये मूव हो रही है. तो ये मसल्स सेल के कॉन्ट्रेक्शन और उससे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक इस तरह से सेटल होती है और एक टिश्यू फॉर्म करती है. तो वो टिश्यू ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, जिससे मूवमेंट पॉसिबल है. ठीक है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है. नर्व सेल जो होती है, उस नर्व सेल का मीन्स इस तरह से, और उसमें इस तरह से टेंड्रॉन निकले रहते हैं. तो जो नर्व सेल है सबसे लंबी, क्यों, उसके फंक्शन के कारण. क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैसेज को रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है. तो इनके फंक्शन के हिसाब से इनकी लेंथ ज्यादा होती है. ठीक है, हमारे जो ब्लड सेल होती है वो डिस्क शेप होती है. डिस्क शेप होने से स्फेरिकल भी और डिस्क शेप भी है. क्यों? यदि वो डिस्क शेप होगी तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन या रेस्पिरेशन में हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, वही तो ऑक्सीजन को लेती हैं और CO2 को रिलीज करती हैं. तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो उन्हीं के थ्रू तो होती है. तो वो बहुत अच्छे से इन और आउट वाला फंक्शन कर सकती है गैस के एक्सचेंज में. तो उस कारण से उसका शेप वैसा है. तो इस तरह से सेल्स के शेप उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली होते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो खास हम देख सकते हैं वो ब्लड सेल हो सकती है, नर्व सेल हो सकती है, मसल सेल हो सकती है. तो ये तीन तो हम आराम से देख सकते हैं. ठीक है, तो इसके पिक्चर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, और बाकी प्लांट के
सेल, प्लांट सेल जो रहते हैं उसकी अपनी स्किन सेल जो होती हैं वो अलग अलग शेप की, उनके फंक्शन के हिसाब से प्रोटेक्शन देना है, कवरिंग करना है, तो कवरिंग के लिए उसका सरफेस ज्यादा होना चाहिए, तो फ्लैट जैसी भी होती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये सेल के शेप्स। Multicellular organism having different shapes and size of cells. Okay, so for see the spherical shape, cuboidal shape, elongated cell, discoidal shape, and irregular shapes. Okay, so stem of plant having spherical, skin cell having cuboidal, nerve cell is the longest cell. Okay, in human body you can see all the cells and shape of cells. Okay, red blood cells is spherical and largest cell in human body is nerve cell. Okay, Structure of a cell. Structure of a cell. Okay, so the entire content of the cell is called protoplasm. Okay, so what is protoplasm? Protoplasm, entire content of the cell is called protoplasm. Okay, protoplasm. Okay, it includes cell membrane, nucleus, cytoplasm, and all organelles. और ऑर्गेनेलिज मीन्स प्रोटोप्लाज्म में क्या है, सेल का पूरा कंटेंट। क्लियर? तो सेल का कंटेंट मतलब सेल में है क्या, हमें ये देखना है। तो सेल के सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिज, ये सब मिला के एक सेल होता है। ठीक है, तो सेल के अंदर जो शेप और साइज वगैरह होता है, कई बार क्या होता है उनमें वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनेलिज होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनेली हर टाइप की ऑर्गेनिज्म की सेल में रहे। जैसे मैंने बताया था प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो इस तरह से कुछ वेरिएशन तो है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेल का है वो, सपोज ये हमने सेल मेम्ब्रेन, ओके, सेल मेम्ब्रेन, ये तो सभी में होगी, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। ओके, दिस इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ये सेमी सॉलिड फ्लूइड, जेली टाइप जो फ्लूइड रहता है वो है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, और उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं। इस तरह से ये क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज, मतलब उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहते हैं, उसमें इमर्ज रहते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ओके, सो इन योर सिलेबस, not in detail, but you should know about the organelles and their function also. Okay, क्योंकि इनके कुछ नाम भी हैं, ऑर्गेनेलीज के जो नाम है, ठीक है, उसके अलावा इनके फंक्शन के हिसाब से इन्हें हम कुछ और नाम भी देते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा है। क्यों? क्योंकि वह एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो उनके फंक्शन के हिसाब से एनर्जी कैसे जनरेट होती है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो रेस्पिरेशन के थ्रू तोड़ देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो पावर हाउस क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। कहीं प्रोटीन बन रहा है या कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। एक होता है सुसाइडल बैग,
लाइसोसोम जो होते हैं वो सुसाइडल बैग कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी स्टार्वेशन की सिचुएशन आती है तो वो उसमें एंजाइम रहता है एक्चुअल में, तो वो एंजाइम वो बर्स्ट हो जाती है ऑर्गेनली। बर्स्ट होने से एंजाइम जो है वो बाकी के ऑर्गेनलीज को खुद ही खाने लगता है, मीन्स वो उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है या सेल से बाहर कर देता है, तो वो सेल खत्म हो जाती है, तो उसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके फंक्शन के बेस पे हम उन्हें एक टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनलीज पढ़ने हैं या सेल के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या देखना है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो पहले आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सब में मिलेगी, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में मिलेगी। फिर आप देखेंगे सेल वॉल जो कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ ये प्लांट सेल में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो दोनों में मिलेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये भी उसमें मिलेगा, तो साइटोप्लाज्म हो गया। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनलीज डिस्पर्स्ड हैं, सस्पेंडेड हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या मिलेगा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी सिस्टम भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ओके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर साइटोसोम, सॉरी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन क्रोमोसोम्स यहां मिलेंगे। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी जो कि पोरस होगी, न्यूक्लियोलस मिलेगा, उसमें आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये सारा अभी अपन डिटेल में देखेंगे, बट आप इतना इसमें ये सब प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनलीज, और वो सारे अब आप नेक्स्ट वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। The outer covering of cell is called cell membrane. Okay, so this is the cell membrane. It surrounds the inner component of cell and separates it from the external environment. Okay, it protects the cell and provide the shape. In plant cell, an additional layer around the cell membrane is present. Okay, this is called cell wall. A cell wall is made up of cellulose and it is very tough and rigid and it protects the cell. This is nucleus. Okay, it is the most important part of the cell which controls and direct the cellular activities. जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, और ये कंट्रोल रूम होता है सेल का। ओके, ये जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पोरस होती है। ये पोर्स अलाउ करते हैं न्यूक्लियस में अंदर मटेरियल को जाने के लिए और बाहर आने के लिए। इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ओके, सो क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स, एंड जीन्स क्या होते हैं? वो जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। द एंटायर कंटेंट ऑफ द सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो और ऑर्गेनलीज हैं सेल के उनके बारे में। तो न्यूक्लियस के अलावा अब जो भी हमें ऑर्गेनलीज मिल रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है ये। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ब्रेक करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, दैट्स वाई वी कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल। These are the plastids. Okay, so plastids are present in only plant cells. There are three types of plastids: chromoplast,
विच इज़ कलर्ड पिगमेंट्स एंड ये फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिलिक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आता है। और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट एंड फैट्स इसमें डिपॉजिट होते हैं। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं जो ग्रे कलर की स्ट्रिप्स दिख रही हैं, नेटवर्क दिख रहा है, वो दो तरह का दिख रहा है। एक तो प्लेन है और दूसरे पे आप देखेंगे कुछ एक बॉल्स जैसी छोटी छोटी दिख रही हैं जिसको अपन राइबोसोम कह रहे हैं। और जो पर्पल कलर का एक सर्किल जैसा हाफ सेमी सर्किल दिख रहा है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर उससे अटैच दिख रही हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो जो स्मूथ होती हैं वो लिपिड सिंथेसाइज करती हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम नहीं है, और जो रफ होती है उनके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच रहते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। दिस पिक्चर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड डिस्कवर्ड बाय सी गोल्जी। ओके, तो सेल में जो कुछ भी मटेरियल बनता है, सिंथेसाइज होता है, उसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैक कर लेते हैं और छोटे छोटे, आप देखेंगे पिक्चर में दिख रहा है न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स। ओके, सो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंड आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है, मतलब बेसिकली सिक्रीशन का काम करते हैं। See the structure of lysosome. Okay, so it is a small structure and ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहता है। ओके, इसका पर्टिकुलर काम क्या है? ये डाइजेशन का काम करता है, सेल के अंदर ही डाइजेशन का काम करता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं। ओके, तो सो ड्यूरिंग द स्टार्वेशन पीरियड लाइसोसोम बर्स्ट इनसाइड द सेल एंड फीड ऑन इट्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, मतलब ये सभी को खुद भी खाना, ये एंजाइम्स के थ्रू कंज्यूम होने लगते हैं बाय ऑटोलिसिस। ओके, दैट्स वाई दे कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ओके, इन दिस पिक्चर यू हैव सीन वैक्यूल्स। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज फिल्ड विथ फ्लूइड्स. They are mostly found in plant cells. Okay, they help in osmoregulation to maintain osmotic pressure of the cell. Food vacuoles store food for the cell as well as for the body of the organism. These are the cell organelles and these are the functions of that one. So first, cilia or flagella. Cilia and flagella, these are found only in unicellular microorganism and only some microorganism. ऐसा नहीं है कि सारे यूनिसेलुलर में ये होगा, कुछ में है। जैसे अमीबा में आपने देखा था, उसमें सूडोपोडिया था, पैरामीशियम में फ्लैजिला और सिलिया था। तो ये जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं ये यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिना में भी होता है। तो इस तरह से ये मूवमेंट है, ये अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पड़ा हुआ था वहां पर। ठीक है, वापस आते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये अब बाकी जो ऑर्गेनेलीज है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन ऑल्सो एज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाउ? व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जब भी कभी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो बाय द रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बाय द रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर डिकम्पोज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सो इसलिए इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में क्या होता है? वैक्यूल्स आर द स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल is possible only due to the presence of vacuoles in cell. ठीक है, next is ribosomes. Ribosomes are responsible for the synthesis or formation of protein. Ribosomes क्या होते हैं? वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, विद इन द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। ठीक है, और आपको पहले ही आपने पिक्चर में भी देखा है, इसमें फिगर में दो तरह के होते हैं, एक रफ एंड दूसरा स्मूथ। गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। ओके, these are the responsible
ऑर्गेनली फॉर द सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रीशन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मटेरियल का। जो मटेरियल सेल में बन रहे हैं उनका ट्रांसपोर्ट या तो वो बाहर भेजते हैं या कई बार उन्हें इनसाइड द सेल भी लेना पड़ता है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड एंड वर्न आउट सेल स्ट्रक्चर। जो भी टूट फूट हो चुकी है, जो ऑर्गेनलीज टूट गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, उनकी फंक्शनिंग खराब होने लगी है, उन सब को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? लाइसोसोम। और बताया था आपको मैंने स्टार्वेशन की सिचुएशन पे लाइसोसोम है क्या, वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। तो वो जो एंजाइम है वो स्टार्वेशन की सिचुएशन पे वो फट जाता है, बस्ट हो जाती है। तो वो जो एंजाइम्स है वो बाकी ऑर्गेनलीज को भी डाइजेस्ट करने लगते हैं और लास्ट में सेल खत्म हो जाती है। तो ये क्या है? सुसाइडल बैक कहलाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं। मतलब जो सेल डिवीजन होता है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बना था, मतलब मल्टी सेलुलर का ओरिजिन सिंगल सेल से हुआ था, तो सिंगल सेल मल्टीप्लाई होती जाती है, डिवाइड होती जाती है। तो सेल डिवीजन को कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रोसोम। ओके। एंड प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इसके पहले आपने भी पढ़ा, तो जो प्लास्टिड्स है वो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स है ना, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड, सो द chromoplast impart colors to the plant और leaves और flowers, fruits, इन सबको ये कलर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है, दैट्स व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसी पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। एंड स्टोरेज, तो ल्यूकोप्लास्ट में फूड मटेरियल स्टोर होता है, वो कलरलेस होते हैं। तो ये इनके फंक्शंस हैं। The difference between plant cell and animal cell. So plant cell और animal cell में क्या difference है? On the basis of some properties. Okay. So here plant cell and here animal cell. First, on the basis of cell wall. Okay. So cell wall is present. Cell wall is present here. Present. Here cell wall is absent. Okay, ये बेसिक डिफरेंस था उनमें। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं कह रही हूं मैं, सेल वॉल, मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग और मिलती है प्लांट सेल में। ओके। सेकेंड, साइज। ओके, जनरली प्लांट सेल generally they are larger in size, okay, and these are small in size generally. Okay. Third, vacuoles. Vacuoles प्लांट सेल में आपने देखा सेंटर में एक बड़ी सी या एक या दो बड़ी वैक्यूल्स होती हैं। प्लांट सेल में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं और परमानेंट होती हैं, बट जो एनिमल सेल होती है उनमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं और वो परमानेंट नहीं होती हैं, कुछ परमानेंट भी होती हैं, कुछ डिस्ट्रॉय भी होती जाती हैं। ओके, सो वैक्यूल्स लार्ज एंड इन फ्यू नंबर्स, कम होती है लेकिन बड़ी होती हैं। ओके, स्मॉल एंड मैनी नंबर एंड इन मैनी नंबर्स, ये ज्यादा होती है। ओके, ये परमानेंट है, ये उतनी परमानेंट, ये टेम्परेरी है। फोर्थ, न्यूक्लियस।
प्लांट सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि वैक्यूल इतना स्पेस ऑक्युपाई कर चुकी होती है कि न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता है. ओके, सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट नियर द पेरिफेरी. Periphery, okay, and at the center. मतलब नियर अबाउट सेंटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पे होगा नहीं, एट द एट नियरली सेंटर ऑफ द सेल. ओके, ये सेल के सेंटर पे होता है. फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रियोल्स नॉट फाउंड एंड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट. इनमें सेंट्रियोल होता है, इनमें सेंट्रियोल्स नहीं होता. सिक्स पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एंड हियर plastids are absent. ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ. सेल वॉल, प्लांट सेल, सेल वॉल is present. In animal cell, cell wall is absent. Generally they are larger in size, but animal cell are generally smaller in size. Not all the animal cell. Nerve cell कितनी बड़ी थी? Okay. Next, large vacuoles. वैक्यूल्स जो है वो बहुत कम नंबर्स में होती है, लेकिन बहुत बड़ी होती है. कुछ प्लांट सेल में तो सिंगल वैक्यूल ही होती है, वो ही इतना बड़ा स्पेस ऑक्युपाई कर लेती है. ठीक है, एंड इसमें स्मॉल होती है, छोटी छोटी सी होती है, लेकिन बहुत होती है. न्यूक्लियस, प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के पास में, मतलब सेंटर पे तो नहीं होता, क्योंकि वैक्यूल ने इतना सारा स्पेस ऑक्युपाई कर रखा है, तो साइटोप्लाज्म में साइड साइड में सेटल हो जाता है. तो वही साइटोप्लाज्म में ही तो सस्पेंडेड रहता है. ये न्यूक्लियस तो साइड में मिलेगा, इसमें लगभग सेंटर में ही मिलता है, क्योंकि वैक्यूल्स तो छोटी छोटी सी है. ठीक है, फिर है सेंट्रियोल्स, इसमें नहीं मिलेगा, सेंट्रियोल्स इनमें मिलेगा. ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होता है, जब सेल डिवीजन वगैरह होने लगता है तो उस समय कुछ एक मतलब ये कह सकते हैं, बहुत हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो सेल डिवीजन में सपोर्ट करने के लिए. ओके, फिर आता है प्लास्टिड्स. तो प्लास्टिड्स इनमें प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ओके, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेल डिवीजन. Cell division. When a cell is formed, it is very small. Okay, but during the time, so बहुत छोटी थी. फिर क्या होता है, it grows gradually. बढ़ती जाती है, वो डेवलप होती जाती है, और ग्रो होने के बाद एक सर्टेन क्रिटिकल साइज जब इसका हो जाता है, एक स्पेसिफाइड साइज के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है. ओके, और उसके बाद वो साइज तक हो गई, छोटी थी, ग्रो करते करते बड़ी हुई, एक स्पेसिफिक साइज तक बढ़ती है. वो हर एक सेल का एक स्पेसिफिकेशन क्लियर है कि वो उतने साइज तक, क्रिटिकल साइज जो उसका वहां तक वो ग्रो करेगी. देन उसके बाद फिर वो डिवाइड होना चालू कर देती है, और जब वो डिवाइड होती है तो एक से ज्यादा, दो में या दो से ज्यादा में ये डिवाइड होती जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, डॉटर सेल. और जिस सेल से ये बन रही है डॉटर सेल, उसे अपन पेरेंट सेल कहेंगे. ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन, इट इज अ प्रोसेस, it is a process by which a parent cell is divided into two or more daughter cells. ओके, दो या दो से ज्यादा
सेल, डॉटर सेल में ये डिवाइड होती जाती है। ओके, तो पेरेंट सेल 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होती जाती है। तो बहुत जरूरी है सेल का बनना या सेल का डिवाइड होना, सेल डिवीजन होना एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो सेल डिवाइड इसलिए भी है क्योंकि कई बार कुछ जो ओल्ड सेल होती हैं, जो बॉर्न आउट सेल होती है, उन्हें हमें बाहर करना होता है, उनका सब्स्टिट्यूट चाहिए, उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है। तो सेल डिवीजन, जैसे कुछ सेल जो ऐसी होती है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, जो पूरे लाइफ लॉन्ग डिवाइड होती रहती है। फॉर एग्जांपल स्किन की सेल, जो हमारी स्किन की सेल है वो लाइफ लॉन्ग डिवाइड होती ही रहती है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत सेकंड्स में हमें रिप्लेस करना पड़ता है, जैसे ब्लड सेल हर सेकंड में रिप्लेस होती है वो, तो सेल डिवीजन तो बहुत जरूरी है वहां पर। ओके, बट एक बात बहुत ध्यान रखेंगे, जो हमारी नर्व सेल होती है, यदि वो एक बार डेड हो चुकी है उसके बाद उसे अपन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने सुना होगा पेरेंट्स से कि मान लो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी होती है तो वो हीलिंग हो जाती है, लेकिन यदि नर्व सेल डेड हो गई है तो वो दोबारा नहीं बनती है। ठीक है, तो ये आपका सेल डिवीजन था। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स है, थ्रेड लाइक जो न्यूक्लियस में, ये जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड होते हैं, और ये डिवाइड होके ये क्या है, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल, ये साइटोप्लाज्म, this is cytoplasm, okay, and this is nucleus, and these are chromosomes. ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। ओके, सो सेल डिवीजन के बाद क्या होता है, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, डॉटर सेल। ओके, इनका भी अपना न्यूक्लियस होगा, इनमें भी अपने ये क्रोमोसोम्स के थ्रेड्स होंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस मतलब सेम स्ट्रक्चर बन रहा है डॉटर का। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद ये साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड होता है, या आप हायर क्लासेस में सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आएगा। फिर उसके बाद ये मेम्ब्रेन अलग से 2 भाग में डिवाइड कर देती है पूरे मटेरियल को। तो इस तरह से डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, तो दिस इज सेल डिवीजन। क्लियर है?